हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके इस चैनल रैम्बो टीच में। आज हम 10वीं कक्षा के रसायन विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए बिना टाइम गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, इसमें कवर करेंगे पूरा चैप्टर। इसका नोट्स चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप जुड़ जाइए, आपको नोट्स मिल जाएंगे इस चैप्टर के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं तो कोई पूछ सकता है केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो हम उससे जानेंगे केमिस्ट्री किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ पहले। केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच deals the property of and liquid can be converted into gas and gas can be converted into liquid। ठीक है, समझें? आइए फिर से एक बार पढ़ते हैं। केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब ब्रांच है विज्ञान का केमिस्ट्री। विच डील्स प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैस, द्रव चेंज होता है गैस में, एंड गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। ठीक है, चलिए अब हिंदी में देखते हैं। हिंदी इसका, रसायन शास्त्र विज्ञान की एक शाखा है। रसायन शास्त्र विज्ञान की एक शाखा है जो तरल पदार्थ को गुणों को बांटता है, जो तरल पदार्थ के गुणों को बांटता है। ठीक है, तरल पदार्थ गैस में बदला जा सकता है और गैस तरल पदार्थ में बदला जा सकता है। ठीक है, व्हाट इज केमिस्ट्री कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं इसके फादर ऑफ केमिस्ट्री पूछ सकता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है भाई? आइए देखते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवाइसियर। ठीक है, ये लिख लीजिएगा आप, ये एग्जाम में पूछ सकता है कभी। अब चलिए, जब रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण स्टार्ट कर रहे हैं तो अब हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या होता है। ठीक है, चलिए रासायनिक अभिक्रिया क्या देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया जब कोई पदार्थ स्वयं से या किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले, मतलब अलग, एक या नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। मतलब क्या कहने का मतलब है, जब कोई पदार्थ स्वयं या किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करके, मतलब क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या नए पदार्थ, मतलब नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, समझ गए होंगे। जब कोई पदार्थ स्वयं या किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे देखिए, कार्बन एक पदार्थ है, ऑक्सीजन एक पदार्थ है। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन से संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, हम संकेत लिखे हैं C+O2,
संयोग करके क्या बनाएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं अभिकारक किसे कहते हैं। ठीक है, अभिकारक, अभिकारक और प्रतिफल, अभिकारक या प्रतिफल या उत्पाद किसे कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए अभिकारक क्या देखेंगे, अभिकारक, अभिकारक देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। मतलब जैसे रासायनिक अभिक्रिया कोई भी हो तो उसमें जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखा इसके पहले, जैसे वो संयोग किया ना C+O2 तो CO2 बनाया, तो ही भाग लिया, क्या लिया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों संयोग करेंगे यानी अभिक्रिया में भाग ले रहा है। और जब ये भाग लेके दोनों मिल के कुछ अलग बनाएंगे, CO2 बनाते हैं, तो इसको कहेंगे अभिकारक, अभिकारक क्या कहेंगे, अभिकारक। ठीक है, आइए जो आंसर निकल के आएगा इसको प्रतिफल, प्रतिफल या उत्पाद कहेंगे, उत्पाद, प्रतिफल या उत्पाद। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, नोट कर लीजिए। एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप उसको जैसे में करके एग्जाम्पल में लिख देंगे तो इससे आपको नंबर मिलता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताओं को लिखे। एग्जाम में पूछ सकता है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं लिखे, 2 नंबर में 5 नंबर में भी आ सकते हैं, तो उसमें आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, पहला, इसमें गैस की उत्पत्ति होती है, मतलब गैस निकलता है। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो किसी से गैस निकलता है। ठीक है, अब आते हैं इसमें अवक्षेप बनता है। अवक्षेप हम आगे देखेंगे किसे कहते हैं। इसमें पदार्थ का रंग परिवर्तन होता है, मतलब इसमें पदार्थ का रंग परिवर्तन होता है। ठीक है, इसमें ताप में परिवर्तन होता है, ताप में भी परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल इसका सबका आगे देखेंगे। इसमें पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, मान लीजिए कोई ठोस है तो द्रव में बदलेगा, द्रव है तो गैस में। ठीक है, वही कह रहा है, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक का वर्णन करें। ठीक है, अब कवर करेंगे इसको। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, पहले ये क्वेश्चन हुआ, यह कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक का वर्णन करें। ठीक है, आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। नहीं समझे, आइए समझते हैं। जैसे देखिए कार्बन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बताएंगे, CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इतना लिखा हूँ। अभी तो हम हिंदी लिखेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो ये कह रहा है इसके संकेतों एवं सूत्रों के संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इसका संकेत क्या हो जाएगा, C। ठीक है, और प्लस, और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, O2। ठीक है, आपको अगर लिखने नहीं आता होगा ऐसा तो बोलिएगा, हम वीडियो बना देंगे अलग से उस पर। अब आता है ये दोनों अभिक्रिया होंगे तो क्या बनेंगे, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ई तो हो गया, आपको हिंदी लिखिए लंबा चौड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड ये वो। आइए आपको संक्षिप्त में इसका संकेत और सूत्र लिख के हम बना दिए, तो इसको संक्षिप्त निरूपण कहेंगे, इसी को कहेंगे रासायनिक समीकरण। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। यह 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है,
रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? संतुलित और असंतुलित। देखते हैं। एक होता है संतुलित, ठीक है, एक होता है संतुलित। क्या होता है? संतुलित। एक होता है संतुलित। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? इस बार एग्जाम में पूछा था ये। चलिए, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों का परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें जिसमें समीकरण के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। मतलब कहने का इधर 4 है परमाणु की संख्या, तो इधर भी 4 होंगे, यानी ये संतुलित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे 2H2, ठीक है, प्लस जैसे 2H2 है O2 और 2H2, तो ये 2 दूना 4 और प्लस 2 कितना हो गया? 6 हुआ, बराबर 2 दूना 4। एक सेकेंड, गलती हुआ है क्या? एक सेकेंड, रुकिए 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 रुकिए, ये संतुलित नहीं है। ठीक है, ना ना संतुलित है, सही है। हम भी क्या क्या सोचने लगते हैं। देखिए, इधर H2 2 दूना 4 है, इधर 2 दूना 4 है। देखिए 4 प्लस 6 है ना, 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। मिस्टेक से बुला गया। चलिए, अब 2 दूना 4 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यानी यहाँ पे भी 2 है, तो ये भी है 6 बराबर 6, यानी ये संतुलित है। ठीक है, अब देखेंगे असंतुलित समीकरण। असंतुलित असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, आइए, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाल समीकरण कहते हैं। ठीक है, उसका अपोजिट है। संतुलित में तो दोनों ओर बराबर होंगे, असंतुलित में बराबर नहीं होंगे, यानी 3 होगा तो इधर 6 होगा। ठीक है, इसे असंतुलित समीकरण या कंकाल समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब रासायनिक समीकरण एक लिखने का नियम होता है। ठीक है, ये जान लीजिए कैसे लिखेंगे रासायनिक समीकरण। आइए देखते हैं। रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम निम्नलिखित है। ठीक है, नियम देख लेते हैं कैसे लिखते हैं। आइए, जैसे देखिए, अभिक्रिया के अभिकारकों मतलब जो भाग लेने वाले हैं अभिक्रिया में। ठीक है, अभिक्रिया के अभिकारकों के सूत्रों एवं संकेतों को समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, मतलब जो अभिकारक है जो भाग ले रहे हैं उसको LHS और RHS होता है। ठीक है, RHS, तो इस साइड लिखेंगे। ठीक है, LHS की तरफ। ओके, अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या कर रहा है यार, इतना जल्दी जल्दी भाग जाता है सब। चलिए, हाँ स्टार्ट करते हैं। अभिक्रिया के सूत्रों के बीच घन चिन्ह दिया जाता है। मतलब जैसे C था और इधर था H2, भले O2। ठीक है, O2 C और O2 ये 2 अभिकारक है, तो इसके बीच में हम घन चिन्ह यानी ऐड का साइन देते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या कर रहा है। प्रतिफलों के सूत्रों एवं संकेतों को समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। मतलब RHS इस साइड लिखते हैं, इस साइड LHS के तरफ तो अभिकारक लिखेंगे जिससे अभिक्रिया कंप्लीट होगी, उत्पाद बनेंगे, उसको RHS की ओर लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है ये
प्रतिफल प्रतिफल के सूत्रों के बीच घन चिन्ह दिया जाता है। वही बात है, जैसे मान लीजिए ई अभिकारक जो है अभिकारक C+O2, तो ये प्लस दिया है। मान लीजिए हम अभिक्रिया कराएं, कुछ नया उत्पाद बना, जैसे CO2, तो ये बनेगा, लेकिन दूसरा और भी बन सकते हैं। तो अगर दूसरा कोई और तत्व बने तो यहाँ पे प्लस और यहाँ घन का चिन्ह देंगे, उसके बाद कोई यहाँ पे लिखेंगे जो भी अभिक्रिया हो। ठीक है, आगे हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका। चलिए, अब आता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मतलब संतुलित जब हम करेंगे, जो संतुलित नहीं होगा उसे हम संतुलित करते हैं। अब क्वेश्चन उठेगा कि संतुलित करते क्यों हैं, उसका भी आंसर देखेंगे कि क्यों संतुलित करते हैं। ठीक है, वो भी देखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे ये क्या है। हाँ, आया संतुलित करने का नियम। आइए देखते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं, आइए देखते हैं। जैसे देख लीजिए, हम सबसे पहला पॉइंट है इसमें, देखिए, अभिक्रिया से संबंध प्रत्येक पदार्थ के सूत्र एवं संकेत ज्ञात होना चाहिए। मतलब जो जो अभिक्रिया में अभिकारक भाग ले रहा है उसका संकेत एवं सूत्र हमको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा, बाईं ओर के अवघोलिकित के अंक समीकरण को संतुलित करने के क्रम में परिवर्तित हो सकते हैं। ठीक है, आइए तीसरा देखते हैं। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करें, कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। पहले ये जान लीजिए संतुलित कैसे करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। ये O2 है, ठीक है, ये 3O2 है। हाई जो ये है, ये क्या है, अणु है। अणु कितना है इसका, 3। हम इसको मतलब 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं संतुलित करने के लिए। लेकिन ये जो है ना, देखिए, ये तो अणु हुआ, और 3 दूना इसका परमाणु हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6। ठीक है, ये हम कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। जो 2 लिखा हुआ पुट में जो लिखा रहता है इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, संतुलित करते समय एक दूसरा वीडियो आएगा जिसमें हम सिखाएंगे आपको कैसे संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन ही दिया हुआ है Fe+H2O Fe3O4H2। ठीक है, तो ये संतुलित नहीं है। देखिए, इधर Fe 1 है तो इधर 3 है, तो इसको संतुलित करने के लिए हम यहाँ पे 3 लगा दिए हैं और यहाँ पे 4H2O। ठीक है, अभी संतुलित हो गया होगा। हम आपको संतुलित करने पे एक अलग से वीडियो बताएंगे, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है मतलब रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं। तो विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आइए देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को उनकी प्रकृति के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को उनकी प्रकृति के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, आइए देखते हैं। फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट ये अभिक्रिया, ये बार बार एग्जाम में पूछ देता है। इस बार हम भी एग्जाम दिए तो उसमें ये पूछा हुआ था, संयोजन अभिक्रिया। इसका 2 एग्जाम्पल पूछा था। ठीक है, आइए देखते हैं। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन एंड सिंथेटिक रिएक्शन। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ या अभिकारक पदार्थ परस्पर संयोग करके नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं,
तो उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। नहीं समझे, आइए समझाते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे देख लीजिए आम है प्लस अनार, ये दो को अलग अलग है कि नहीं, मतलब अभिकारक है। ये दोनों को मिक्स करेंगे, ठीक है, तो ये कुछ अलग बनाएगा, आधा आम होगा आधा अनार, लेकिन इससे अलग होगा एकदम। ये तो आम है, ये अनार है, लेकिन इससे अलग होगा ना, इसी को हम कहेंगे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व यौगिक परस्पर संयोग करके एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया करते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच संयोग होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, ठीक है। निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड के गुण कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के गुणों से भिन्न होंगे, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका गुण और कार्बन और ऑक्सीजन का गुण अलग अलग होंगे, इसी को हम कहेंगे संयोजन या वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। C+O2 मतलब दो को मिलेंगे या एक उत्पाद बनाएंगे, अच्छा ठीक है ना। आइए देखते हैं अब आगे दूसरा क्या है। अब दूसरा वियोजन अभिक्रिया, मतलब संयोजन के जस्ट उल्टा है, उसमें संयोजन जुड़ता था, इसमें टूटेगा, ठीक है। आइए देखते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल यौगिकों का निर्माण करते हैं, जिनके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, ठीक है। जैसे उसमें क्या था, उसमें था, हमने संयोजन में देखा कार्बन प्लस O2 मिल के CO2 बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं। अब वियोजन में क्या होगा, CO2 को हम जब तोड़ेंगे तो C+O2 में टूटेगा, ठीक है। इसका गुण अलग, इसका गुण अलग, वही बात है, उसका उल्टा है, अपोजिट, ठीक है। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ये ऑक्साइड नहीं होगा, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर अवघटन होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। जैसे CO2 ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको याद रखिए, फार्मूला ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है ये। अब इसको तोड़ेंगे, इसको गर्म करेंगे तो अवघटन मतलब टूटेगा, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, ठीक है। ये तीर का मतलब गैस निकल रहा है, ओके। चलिए समझ गए होंगे। अब तीसरा इसका देखते हैं एग्जाम्पल क्या कर रहा है। देखिए अब एक नोट देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड CaO को कली चूना भी कहा जाता है, जिसका उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। क्वेश्चन पूछेगा सीमेंट के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, तो हम आंसर देंगे कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। आइए अब तीसरा देखिए। अब है विद्युत अपघटन, ठीक है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत के द्वारा अवघटित हो, मतलब जो विद्युत के द्वारा अवघटित हो या टूटे, उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल से सब क्लियर हो जाता है, ठीक है। जैसे द्रवित मतलब द्रव सोडियम क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, मतलब सोडियम क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम क्लोराइड अवघटित हो जाता है। मतलब सोडियम क्लोराइड में बिजली को प्रवाहित करते हैं तो सोडियम क्लोराइड अवघटित हो जाता है, मतलब टूट जाता है। इसमें सोडियम धातु कैथोड पर, मतलब कैथोड एनोड बाद में देखेंगे क्या होते हैं, ये याद रखिएगा। सोडियम धातु किस पे आता है, कैथोड पर, और क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है, ठीक है।
क्लोरीन गैस किस पे, एनोड पे। इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ देगा कि द्रवित सोडियम क्लोराइड को विद्युत से अपघटित किया जाता है तो सोडियम धातु किस पे जाकर निकलता है, ठीक है, तो कैथोड पे, और क्लोरीन गैस एनोड पे, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे समझा दिया, देखिए 2NaCl नमक का सूत्र है, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो Na कैथोड पे या Cl2 एनोड पे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब आता है एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहता है, ठीक है। ये समझिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं, ठीक है, 2 लोग हैं, तीसरा 2 लोग हैं, एक बड़ा बड़ियार है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको मार के हटा देगा वहां से, ठीक है। मान लीजिए ऐसे समझिए 2 लोग हैं, 2 लड़का है सब, तीसरा आएगा एकदम बढ़िया हट्टा कट्टा, इस दोनों को मार के हटा देगा, इसका जगह ले लेगा, ठीक है, इसी को कहेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया, ठीक। आइए एग्जांपल से समझते हैं, मतलब ऐसे इसको लिख सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अधिक रिएक्टिव तत्व, मतलब अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्वों को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, विस्थापित मतलब हटा देता है, उसी को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे, ये एकल विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। आइए यहाँ पे देखते हैं, जैसे जब लोहे की कांटी को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाल दिया जाता है, तब लोहा कॉपर सल्फेट से होकर कॉपर तांबा को विस्थापित कर देता है। वही बात बोले जो समझाया आपको, वही दिया है। आइए देखते हैं, जैसे Fe है, कॉपर सल्फेट CuSO4, ये 2 जन है, ठीक है, तो ये तीसरा आया, ये कॉपर को मार के हटा देगा, क्या कि उससे ताकतवर है, उसका स्थान ले लेगा। तो देखिए ये कॉपर को हटाया ना, यहाँ से मार के इसको हटा देगा Fe, इसको हटाएगा यहाँ से, कहेगा हट हट, तुमसे ताकतवर हमें है, तो देखिए यहाँ पे आ गया FeSO4, इसका स्थान ले लिया ना, देखिए FeSO4 Cu को इधर बाहर कर दिया, ठीक है, यही होता है एकल विस्थापन में, इसको याद रखिएगा ऐसे। अब आता है उभय विस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिकों अपने आयनों का विनिमय मतलब आदान प्रदान, एक्सचेंज होता है ना, मान लीजिए आपका भाई है तो 2 रुपया देंगे तो 3 रुपया ले लेंगे, ठीक है, एक्सचेंज या आदान प्रदान करके 2 या नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मान लीजिए 2 गो है सब, ये 2 है, एक ये है, ये राम बाबू है, ये श्याम बाबू है, ये कहेगा अरे मेरा 1 रुपया ले ले, तो ये कहेगा ठीक है, तो 2 रुपया दे दो, हम ले लेते हैं, तो ये 2 रुपये मतलब आपस में अपने आयनों का आदान प्रदान करेंगे, ये इसको 1 रुपया देगा, ये इसको 1 रुपया देगा, ठीक है, ऐसे होता है। आइए इसको समझते हैं एग्जाम्पल से, जैसे सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनते हैं, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड सफ़ेद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, ठीक। आइए देखते हैं, NaCl है, AgNO3 प्लस AgCl2 NaNO3, समझे एग्जाम्पल जो हम लोग देखे वही बात यहाँ पे संकेत में लिख दिया है सिंपल में। आइए अब कह रहा है ये अवक्षेपण अभिक्रिया, उधर अवक्षेप पढ़े थे ना, तो हम यहाँ पे देखेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, डिसोसिएशन रिएक्शन। चलिए देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप भाई को नहीं होगा, जिसमें को नहीं होगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहता है। अब अवक्षेप किसे कहते हैं ये एग्जांपल से क्लियर करते हैं। देखिए सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के बीच होने वाली उभय विस्थापन अभिक्रिया सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, मतलब इस दोनों में उभय विस्थापन अभिक्रिया होगा तो ये जो
सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड, ये अवक्षेप के रूप में है, मतलब साइन नीचे है, यानी समझ लीजिए अवक्षेप के दही के तरफ होता है वाइट, उसी को अवक्षेप कहते हैं, ठीक है, अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा। अब आता है उदासीनी अभिक्रिया। उदासीनी अभिक्रिया, नाम उदासीन तो उदासीन है, वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनी अभिक्रिया किसे कहेंगे? अम्ल क्षार, अम्ल क्या करेगा, भस्म से अभिक्रिया करके न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है, न्यूट्रल मतलब ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को प्रभाव को प्रभाव प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, ठीक है, इसी को कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये दोनों क्रिया करेंगे या एक दूसरे की शक्ति को नष्ट कर देंगे, तो क्या होगा, नमक बन जाएगा NaCl और जल बन जाएगा, ठीक है। ये सब अभिक्रिया सेकंड चैप्टर अम्ल क्षार और लवण में क्लियर होंगे, ठीक है। चलिए अब प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसमें प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रिया हो उसे यही कहते हैं। देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित हो, जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित हो उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं क्या कह रहा है। जैसे जैसे सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोरीन से संयोग करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, ठीक है, मतलब सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोजन क्लोरीन से संयोग करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएंगे, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब आता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑक्सीकरण, अवकरण, उपचयन, अपचयन, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। आइए देखते हैं ऑक्सीकरण किस, पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण मतलब O2 का वृद्धि होगा, H2 का ह्रास होगा, मतलब धीरे धीरे कम होगा, इसी को ऑक्सीकरण कहेंगे। अवकरण किसे कहेंगे? आइए देखते हैं, पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना या ऑक्सीजन का ह्रास होना, मतलब वृद्धि होगा तो ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन का वृद्धि या ऑक्सीजन का ह्रास होगा, O2 का ह्रास होगा, ठीक है, मतलब कम होगा तो उसको कहेंगे अवकरण, ठीक है। ये समझ गए होंगे ऑक्सीकरण अवकरण। चलिए वही बात है समझाया जो हम बताएं। अब आते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अब रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहेंगे देख लीजिए, ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया एक साथ हो, मतलब ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया एक साथ हो, उसी को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, इसी को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देख लीजिए ये कट गया है लेकिन हम बता दे रहे हैं, ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं जो सदैव एक साथ होती हैं, यह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। आइए समझते हैं। जैसे है कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से संयोग करता है तो कॉपर और जल बनाता है, CuO+H2, Cu कॉपर और H2, ठीक है। चलिए आइए अब देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण के प्रभाव को लिखें। एग्जाम में भी आता है ये। हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण या अवकरण के प्रभाव निम्नलिखित हैं। आइए देखते हैं। भोजन का पचना, ठीक है, भोजन का पचना, भोजन का दुर्गंधित होना, ये ऑक्सीकरण अवकरण के कारण होता है। धातुओं का संक्षारण इसी के कारण होता है, और दहन की क्रिया इसी के कारण होता है। जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा कोई चीज जलेगा नहीं, ठीक है। आइए अब दहन किसे कहते हैं? दहन किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ वायु या ऑक्सीजन के उपस्थिति में जल कर ऊष्मा और प्रकाश देता है, इस तरह के जलने की क्रिया को दहन कहते हैं, ठीक है। दहन को याद रखिएगा।
ओके, आइए देखते हैं। अब दहन के आवश्यक शर्त को लिखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा था। दहन के आवश्यक शर्त को लिखें। दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित 3 शर्त आवश्यक हैं। ठीक है, निम्नलिखित 3 शर्त आवश्यक है। कौन कौन? पहला, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, मतलब जिसको जलना है वो उपस्थित हो। दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, पोषक पदार्थ मतलब जलाने के लिए। और जलन ताप की स्थिति, मतलब एक ताप होता है जिस पर कोई वस्तु जलने लगता है। ठीक है, सबका अलग अलग होता है। अब ज्वलन ताप किसे कहते हैं? जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे, उस ताप को पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। मतलब न्यूनतम एक ताप होता है जिस पर वो जलने लगता है, उसी को ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ज्वाला किसे कहते हैं? जब किसी पदार्थ को जलाते हैं तो आग का एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, उस क्षेत्र को ज्वाला कहते हैं। मतलब किसी वस्तु को जलाएंगे तो एक आग का क्षेत्र उत्पन्न होता है, उस क्षेत्र को ज्वाला कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होने पर, मतलब कोई चीज जला रहे हैं, ऑक्सीजन कम मात्रा में जाएगा तब क्या होगा, उसी को देखेंगे। इससे ईंधन का पूर्ण दहन होता है। आपूर्ति पर्याप्त, मतलब बहुत सारा ऑक्सीजन मिले तो जल्दी जलता है। ठीक है, इसमें इसमें निर्मित ज्वाला का रंग नीला होता है। ठीक है, जैसे गैस जलता है वो नीला दिखाई देता है, इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है। किंतु प्रकाश बहुत कम होता है, इसलिए इसे प्रकाशहीन ज्वाला कहते हैं। प्रकाशहीन ज्वाला कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, डायग्राम आपको दिखेगा। ऑक्सीजन की अपर्याप्त, मतलब कम अगर ऑक्सीजन हो तब क्या होंगे? इससे ईंधन का पूर्ण दहन नहीं होता है। इसमें उत्पन्न ज्वाला का रंग पीला होता है। ठीक है, क्योंकि ईंधन के अपूर्ण दहन से उसमें वाष्प के बिना जले हुए कार्बन कण मिश्रित हो जाते हैं, जो तप्त होकर जो तप्त होकर जो तप्त होकर चमकने लगते हैं। इस ज्वाला से पीली रंग का प्रकाश निकलता है, इसलिए इसे ज्वाला या प्रकाशमान मंडल फ्रेम कहते हैं। ठीक है, अब आइए मोमबत्ती। इस बार नहीं पूछा था लेकिन पूछने का चांस है 2022 में। ठीक है, मोमबत्ती की ज्वाला, ये क्या कर रहा है? मोमबत्ती की ज्वाला किसे कहते हैं? इसका कितना भाग होता है, प्रत्येक का वर्णन करें। देख लीजिए, ये मोमबत्ती है। रुकिए 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 रुकिए, यह मोमबत्ती है। देखिए ये मोमबत्ती हो गया, ये मोमबत्ती है। ठीक है, ओके, ये जल रहा है। केंद्रीय मंडल, ठीक है, ये जल रहा है। ठीक है, तो ये 3 भाग होते हैं। तो एक प्रकाशहीन मंडल देखे ऊपर, एगो प्रकाशमान मंडल, एगो केंद्रीय मंडल। इस तीनों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। मोमबत्ती के ज्वाला के 3 भाग होते हैं। केंद्रीय मंडल किसे कहेंगे? यह नीले रंग का होता है, इसमें दहन की क्रिया नहीं होती, मतलब नीला रंग होता है, वो जलता नहीं है। ठीक है, उसमें माचिस की तीली लेकर जाएंगे ना तो नहीं जलेगा। आप घर पे ट्राई करके देखिएगा। आप देखिए, अब एक आता है, अब क्यों नहीं जलता है? क्योंकि वाष्प ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता है, इसलिए इस भाग का अदहन का क्षेत्र रीजन ऑफ नॉन कॉम्बस्टेशन भी कहा जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र में दहनशील दिया सलाई की तीली ले जाने पर भी तीली नहीं जलती है। जब ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं तो जलेगा कैसे? ठीक है, अब भाई दूसरा आता है प्रकाशमान मंडल। ठीक है, लुमिनियस जोन। इस भाग में ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होती है, इसलिए इसमें अपूर्ण दहन होता है, मतलब कम ऑक्सीजन मिलता है तो ये कम जलता है। यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रकाश मंडल। ज्वाला का सबसे बड़ा भाग प्रकाश मंडल। इसमें पीला प्रकाश निकलता है, मतलब कैसा प्रकाश? पीला प्रकाश निकलता है। ठीक है,
बात पे गौर कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब एक आता है प्रकाशमान मंडल, तीसरा। इसमें ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होती है, इसलिए इसमें वाष्प का पूर्ण दहन होता है। मतलब जिसको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा वो जल्दी जलेगा, ठीक है। यह ज्वाला का सबसे बड़ा कह रहा है, सबसे बड़ा भाग है, ठीक है, ज्वाला का। अब देखिए पेट्रोलियम गैस क्या है। पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन, C4H10, प्रोपेन, C3H8, एथेन, C2H6 का मिश्रण है, ठीक है। इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन कहलाता है। पूछेगा पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव क्या है, तो ब्यूटेन है। क्या है, ब्यूटेन, याद रखिएगा। आइए, अब द्रवित पेट्रोलियम गैस मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG किसे कहते हैं। पेट्रोलियम गैस दाब बढ़ाने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। मतलब पेट्रोलियम गैस को दाब बढ़ाएंगे उस पर तो द्रव में वो परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इसे द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कहते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछता है LPG गंध क्यों देता है, ठीक है। मान लीजिए गैस के सिलेंडर है घर पे, तो महकने लगता है, तो हमें पता चल जाता है गैस निकल रहा है। तो देखिए LPG सिलेंडरों में एक खराब गंध, मतलब एक खराब गंध युक्त पदार्थ एथिल मार्क कैप्टन C2H5SH मिलाया जाता है, 5H मिलाया जाता है, इससे LPG गन देता है, ठीक है। जिससे हमें पता चल जाता है कि गैस कहाँ पे निकल रहा है, ठीक। अब एक आता है धातुओं का संक्षारण, ये सेकंड चैप्टर में है, लेकिन हम अभी बताते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वायु की नमी तथा ऑक्सीजन के प्रभाव से धातुओं का क्षय होता है, धातुओं का संक्षारण कहलाता है। उदाहरण के लिए वस्तुओं आरंभ में चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय बाद वायु की नमी और ऑक्सीजन के प्रभाव से उन पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ने शुरू हो जाती है। इसे प्रक्रिया को जंग लगना कहते हैं। ये सेकंड चैप्टर का है, लेकिन हमने लिखा था तो हमने सोचा कि बता देते हैं। जंग लगना कहते हैं। इस तरह चांदी की सतह पर काला रंग होता है, तांबे के सतह पर हरा रंग होता है। संक्षारण के उदाहरण, ठीक है। और हम आगे क्लियर करेंगे और भी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं। संक्षारण के नुकसान, जिससे रेलिंग खराब हो जाती है, गाड़ी के ठीक खराब हो जाते हैं, गेट पुल भी लोहे के खराब हो जाते हैं, जिसे बदलने में बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसका सेकंड वीडियो आएगा जिसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे और ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा, ठीक है। हम गुजारिश करेंगे आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं, जिससे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप जुड़ जाएं, जिससे आपको नोट्स वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाए, ठीक है। थैंक यू।